नमस्कार। चीन हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और वह दिनों दिन अपनी फूड सिक्योरिटी को में भी आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, और इसी से संबंधित ये वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि चीन रेगिस्तान में फसल उपजा रहा है। जी हाँ, यानी मैं कहूँ कि चीन ने पर्यावरण को चुनौती दे दी है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। और इसे चीन का द ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जा रहा है। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि चीन जो है वह बहुत ही ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र से भरा हुआ है। फिर वहाँ पर आपको ये भी मिलेंगे, क्या बोलता है, प्लेटोज़ मिलेंगे, जो तिब्बत का प्लेटो आप जानते ही हैं। फिर कई सारे माउंटेन रेंज। कम से कम मैं यदि बात कहूँ तो चीन का जो कम से कम नॉर्थ वेस्ट और जो मिडिल चाइना है, वह अनफर्टाइल है, मतलब अनुपजाऊ है। केवल चीन का जो पूर्वी क्षेत्र है वही उपजाऊ है। लगभग 37% जो चीन का पूरा क्षेत्रफल माना जाता है, 37% उसी में कृषि की जा सकती है। जो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है, उसमें किया जा सकता है। लगभग 63% जो है ये नहीं है उपजाऊ। अब ऐसी परिस्थिति में चीन लग गया है उन चीज़ों में जो जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पर डेज़र्ट्स हैं, वहाँ पर भी चीन चाह रहा है कि धीरे-धीरे क्रॉप्स कल्टीवेशन किया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी और बढ़ सके। और इसकी शुरुआत उसने की है जिनजियांग प्रोविंस से, जो ये रेड वाला एरिया है, यहाँ पर उसने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया। और प्रयोग में जो सफलता आई है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ पर मैं प्रयोग से पहले ये बता दूँ, यदि आप भारत से कंपेयर करते हैं तो भारत के पास जो उपजाऊ भूमि है वह लगभग जस्ट इसका उल्टा है। मतलब मान लो कि 60 से लेकर 63% भारत की जो पूरी भूमि है वो उपजाऊ है। हाँ, उसके बाद 37 से लेकर 40% जो है वह अनुपजाऊ है। लेकिन या जब मैं कहूँ वेस्टलैंड में गिना जा सकता है। लेकिन चीन इसी चीज को धीरे-धीरे बदलना चाहता है। वो फूड सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाह रहा है और इसके लिए जो प्रयोग उसने किया है जिनजियांग प्रोविंस में, वो बहुत चौंकाने वाले निष्कर्ष लेके आया। निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, पहले ये देखते हैं कि आखिर चीन ने जो वहां पर कल्टीवेशन किया, यानी जिनजियांग प्रोविंस जो एक डेजर्ट एरिया है, एक मरुस्थलीय एरिया, वहां पर जब वो क्रॉप उपजाए तो उसके लिए उसने कौन कौन से टेक्निक का यूज किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेक्निक है, सबसे पहला आप टेक्निक देखेंगे स्प्रिंकल इरिगेशन। ये इस टाइप के जो इरिगेशन होते हैं, एक फुहारे की तरह, यानी कि थोड़े थोड़े समय पर फसल के ऊपर में छिड़काव करना पानी से। ये क्या करता है कि यह ऊपर वाले जो लेयर होता है सॉइल का, उसको मॉइस्ट बनाकर रखता है। और साथ ही साथ यदि जमीन ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद यदि कोई आंधी भी आती है, तो चूंकि ऊपर का सॉइल मॉइस्ट हो जाता है, तो वो एक ढंग से कहा जाए वहां पर मृदा का अपक्षय यानी सॉइल इरोशन भी नहीं होगा। तो ये भी उसको बचाता है। फिर लगातार पानी देने से, ऊपर से पानी देने से क्या होता है, जो लीव्स यानी पत्तियां होती हैं, वह उसमें भी डस्ट नहीं जाते हैं, जिससे कारण से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा हो जाता है। और इस तकनीक में बहुत कम लेबर की भी आवश्यकता होती है। दूसरा जो चीन ने एक सबसे अच्छा टेक्निक इस्तेमाल किया है इसके अलग, क्योंकि ये तभी सक्सेसफुल हो पाता जब आप सॉइल को एक जगह रोक कर रख पाते। पहले आप रोकेंगे, फिर फसल होगी, पानी दीजिएगा, तब ना। इसके लिए चीन ने बाकायदा एक स्ट्रॉ चेकबोर्ड टाइप का, एक जो आप फिगर में आप देख रहे हैं, इस मैकेनिज्म का यूज किया गया। इसमें क्या किया गया कि 1 by 1 स्क्वायर का एक चेकबोर्ड टाइप का, यानी कि चेस की खाने के टाइप के एक बॉक्स तैयार किया गया, जिसके चारों बगल इस ढंग से कहा जाए, आप इसको कह सकते हैं पुआल, या जो हमारे जो धान के होते हैं जो बचे हुए, उसको डाला गया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा ये हुआ कि जो विंड जो सॉइल को लेकर उड़ती, वो रुक गया। एक ढंग से ये बैरियर का काम किया। फिर इससे क्या हुआ, जितने भी आंधियां आएंगी वो क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। फिर तीसरा पॉइंट, सॉइल जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा। सबसे बड़ा जरूरी चीज यह होता है, जब आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप कल्टीवेशन कर रहे हैं या आप वहां फसल उपजा रहे हैं, यदि सॉइल बार बार रिमूव होगा, चाहे वो फ्लड के कारण हो, चाहे वह विंड के कारण हो, वह कभी भी नहीं होने देगा। तो इस कारण से क्या होता है, इस पद्धति के कारण, इस मेथड के कारण सॉइल जो है वह स्टेबल रहा। और जब सॉइल स्टेबल रहेगा इस मैकेनिज्म के द्वारा, स्ट्रॉ चेकबोर्ड के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ, जब आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल ये वाला टेक्निक से जब आपने पानी डाला, तो वह क्या किया, वो मॉइस्चर भी उस ढंग से स्थिर बना रहा।
सॉइल स्थिर तो मॉइस्चर भी स्थिर, और यह बहुत जरूरी रहा कल्टीवेशन के लिए। अगला चीन ने इसमें एक और भी काम किया। चीन ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, ठीक है। उसने बाकायदा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया, जिससे वह चाह रहा है कि जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है वह नेचुरली इंप्रूव हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर इसके लिए आप सब कुछ कर दिए थे, लेकिन यदि आप स्पेशल सीड्स नहीं देंगे जो सूखा क्षेत्र में हो सके, तो वह भी शायद कारगर नहीं हो पाता। माना जाता है कि चीन ने कुछ ऐसे सीड्स का आविष्कार किया है जो बहुत ही लो वाटर पर, हाई टेम्परेचर पर, स्ट्रॉन्ग विंड पर सर्वाइवर कर सके, मतलब रह सके। इसके साथ साथ अगल बगल में कुछ वाटर रिसोर्सेज भी बनाए गए हैं, खासकर वाटर रिजर्वर, जैसे आप मान लो टैंक वगैरह। तो ये भी बहुत जरूरी था, जिसके लिए चीन ने किया। अब आगे देखिए इसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट बहुत बड़ा रहा। माना जाता है कि 90% सक्सेस रेट रहा, मतलब जितना भी आपने सीड्स दिया उसमें जर्मिनेट हुआ, निकला पौधा, वो 90% निकला। और यह जो यील्डिंग हुआ, यानी कि जो उत्पादकता हुई, ये कम नहीं हुई। 4.5 टन हेक्टर हुआ है कुछ एरियाज में। अपने आप में बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है। वीट के साथ साथ माना जाता है मैक्सिमम तो वीट था, लेकिन इसके साथ साथ, यानी गेहूं था, लेकिन इसके साथ साथ मैजे यानी मक्का, रोज यानी गुलाब, और कुछ अदर क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन किया गया है चीन के द्वारा। इन्वायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए इससे ये देखा गया इस पूरे कल्टीवेशन के द्वारा कि जो 2000 से लेकर 2019 के बीच एक डेटा दिया गया है कि विंड जो था, जो इरोड करता था सॉइल को, वो 40% तक कमा है। मतलब जो अपक्षय होता था मृदा का, वह कम से कम 40% रिड्यूस हुआ है। और आगे जो फर्दर जो मरुस्थलीयकरण बढ़ता, वह नहीं बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि चीन अब बहुत तेजी से, केवल ऐसा नहीं है कि चीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है तो केवल उसको डिफेंस टेक्नोलॉजी या उसको सुपर कंडक्टर तक ही चीन रख रहा है। चीन अपने ग्रास रूट को भी देख रहा है और अपने मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए फसल उत्पादन को ही बढ़ा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।